डिस्कस करेंगे पूरी चीजें, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर नाम है टॉपिक का क्या, द मैकेनिकल एनर्जी, है ना। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? सो मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी possessed or carried by a body due to its motion or rest position। इवन इसमें कुछ चीजें और हम ऐड कर सकते हैं, फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए इतना ही समझो क्या, कि मोशन और बॉडी का जो रेस्ट पोजीशन है, उस पोजीशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी पोजेस करेगी उसे क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। इस वर्ड को थोड़ा सा और हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन, है ना। ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया कि ये इसका शेप या साइज चेंज करने से भी क्या होता है, ये एनर्जी आ जाता है। साथ ही साथ इसका पोजीशन जो है, वो पोजीशन भी क्या होता है, अब इस दोनों चीजों को क्या कर लेता है, ये इंक्लूड कर देता है, कौन, हमारा ओरिएंटेशन वर्ड। तो मैकेनिकल एनर्जी की जब भी बात होगी तो मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ड्यू टू इट्स शेप, द शेप ऑफ द बॉडी, और वी कैन से ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली देखें तो दो तरीके की एनर्जीज के बारे में बात करना होगा, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करना होगा। तो देखो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी की कहानी को या मैकेनिकल एनर्जी की कहानी को, तो ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी, तो दिस मैकेनिकल एनर्जी इज एक्चुअली possessed by a body due to its motion, है ना, और पोजीशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस करेगी बॉडी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमारे पास अगर कोई भी बॉडी है, उसके अंदर मोशन है, तो वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। एंड ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोजीशन की वजह से अगर कोई एनर्जी होगी तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी की, इसके बारे में अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी मोशन की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पर क्या है, एक बॉल है जो इस ग्राउंड पर है, और इसको तुमने क्या कर दिया, एक फोर्स अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से क्या v वेलोसिटी से मोशन करने लगा। इसका मास m है, ठीक है, मास m है, और v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। तो ये v वेलोसिटी से अगर मोशन करने लगा आगे की तरफ, तो हम बेसिकली कह सकते हैं क्या, कि ये जो बॉडी है पोजेसिंग एन एनर्जी दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। एंड जिस भी इंस्टेंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कभी भी लिखोगे, दैट इज हाफ मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे कहा जाता है क्या, काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला, है ना। और हमेशा याद आपको क्या रखना है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज नेवर एवर बिकम positive, it is never ever become negative, it will always be a positive value, ठीक है। तो kinetic energy possessed by a body is always positive, तो always positive, ठीक है। तो हमें याद रखना क्या, it is always going to be positive, ठीक है। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की बात, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दिस इज मींस पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव, है ना। इसके पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, तो जो सिस्टम होगा, सिस्टम का मतलब ये समझना क्या, कि जो भी बॉडी है ना, वो बॉडी क्या होगा, अनस्टेबल होगा। उसकी अनस्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी कंपैरेटिवली द नेगेटिव वाला, है ना। तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ये क्या होगा बेटा, स्टेबल सिस्टम होगा, ठीक है। समझ आ रही बात, इस चीजों को याद रखो, अभी आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे तुम्हें यहाँ पर हेल्प मिलने वाले हैं। तो दिस इज व्हाट द मैकेनिकल एनर्जी, ओके। सो व्हेनेवर वी वांट टू राइट द फॉर्मूला फॉर मैकेनिकल एनर्जी, तो इट इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का सम ही क्या कहलाता है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। तो आई थिंक मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होगी। यस नाउ here we have to study about the potential energy in two forms, that is gravitational potential energy and the second is elastic potential energy, ठीक है। elastic potential energy, gravitational potential energy and elastic potential energy।
पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं बेटा, तो इट इज नॉट अबाउट द ग्रेविटेशनल इलास्टिक ओनली। पोटेंशियल एनर्जी आप फिजिक्स के हर एक चैप्टर में तुम्हें पढ़ने को मिलेगा, क्या? पोटेंशियल एनर्जी की कहानी। बट यहाँ पर आपको दो ही चीजों के रिस्पेक्ट में बात करनी है, दैट इज इलास्टिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बात बेटा? जब भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होगा दैट विल बी mgh, ठीक है। जबकि तुम्हें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप कभी भी कोई भी एनटीएससी या ओलंपियाड का एग्जाम देंगे तो आपको एक हेल्प करेगा, दैट इज हाफ kx² इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ये किसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा? स्प्रिंग का। जैसे ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ kx², ठीक है। वेयर सपोज दिस इज द स्प्रिंग, है ना, ये क्या है? अगर एक स्प्रिंग है जिससे एक मास अटैच है, जिसका मास कितना है? m है, ठीक है। नाउ ये फिक्स पॉइंट, इसको अगर आप क्या करोगे, या तो आप इसे स्ट्रेच करोगे, ठीक है, ईदर इट विल बी स्ट्रेच्ड और इट विल बी कॉम्प्रेस्ड, है ना। या तो आप इसे स्ट्रेच कर दो या फिर आप इसे कॉम्प्रेस कर दोगे। पहला सिचुएशन ले लिया जाए या तो आप सेकंड सिचुएशन ले लो, ईदर इट इज कॉम्प्रेस्ड, ठीक है। इन बोथ द केसेस फ्रॉम द मीन पोजीशन का मतलब यहां से, दिस बॉडी हैज डिस्प्लेस्ड बाय सम डिस्टेंस दैट इज x, और from the mean position only we can compare it is compressed by some distance x. So this distance matters, है ना। किसी भी स्प्रिंग को जितना ज्यादा आप स्ट्रेच करोगे, है ना, उसमें उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। जितना ज्यादा आप उसको स्ट्रेच करेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा स्टोर होगी, ठीक है। क्लियर है बात ये? Yes. सभी लोगों को समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात करनी चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हमें दो फॉर्म में पढ़ना है, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का हमें एक ही फॉर्म पढ़ना है, जो कि हमें यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ mv², ठीक है। डेरिवेशन हमें इसके पढ़ने होंगे, बिल्कुल हम डेरिवेशन पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के साथ एसोसिएट तभी तक रहेगा जब तक इसमें मोशन है, मींस इट हैज सम स्पीड। जब तक इसकी स्पीड है तभी तक आप कह सकते हो कि यस बॉडी हैज सम काइनेटिक एनर्जी। नाउ यहाँ पर स्पीड भी है और एक चीज को क्या है? मास भी है। तो मास और स्पीड अगर मैं दोनों चीजों को एक साथ कंसीडर करूं तो मैं कह सकता हूं कि दिस बॉडी हैज सम मोमेंटम, and that momentum has a magnitude that is m into v. बोलो। Okay, so this kinetic energy can also be converted in another form that is called mass momentum form. Means we can just write the formula for kinetic energy such as kinetic energy is equals to, क्या हो जाएगा? half mv², or what we can do is m और v, m से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ रही बात? दिस mv कैन बी रिटन एज व्हाट? p² अपॉन 2m। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, p² अपॉन 2m। ओके, सिंपली यहीं से हम मोमेंटम को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? √2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, 2km के फॉर्म में लिख सकते हैं √ में। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पर बेस आपके कई सारे सवाल भी हैं, तो इन सवालों को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब रही बात, क्योंकि ये दोनों क्या है? दे आर एनर्जी, सो एनर्जी हैज अ कॉमन सिंपल यूनिट जो हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। यूनिट हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। कौन कौन सी यूनिट होती है? एसआई यूनिट के बारे में अगर बात किया जाए तो इट इज जूल, है ना, और सीजीएस में बात किया जाए तो इट इज अर्ग। तो एसआई एंड सीजीएस हमें पता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है लाइक कॉमर्शियल यूनिट, देन वी विल यूज किलोवाट आवर। अगर हमसे कोई पूछता है कि बहुत छोटी यूनिट एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, protons like structure or protons like particle, so we can say the energy possessed by electron or proton or atomic level, that is electron volt, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं हम, ठीक है। अगर हमें जरूरत पड़ती है क्या?
इसी एनर्जी को कॉमर्शियल के तौर पे यूज करने के वजह से किलोवाट आवर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई आपको? यस सर। यस सर। यस बेटा। सर मुझे जो आपने भी काइनेटिक एनर्जी का सर डेरिवेशन दिखाया है सर ये नहीं आया समझ It is not a derivation, beta. It is a relation between kinetic energy and momentum. We know the momentum has a formula P is equals to m into v now. में। यस सर। And here, what we can write, the kinetic energy is half mv square. यस सर। तो मैंने ऊपर और नीचे mm से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत? नो सर। This m is going to multiply with this m, that will become m into v का whole square Yes, sir. and divided by 2m. So on the place of mv, what we can write, that is p. प्लीज So this is p square upon 2m. So the kinetic energy can be written as momentum square upon 2m. समझ आई बात? यस सर आ गया। जी हाँ। अब हम लोग चलते हैं क्या, दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी, जितना हमें पढ़ना है ना। अब हम लोग बात करेंगे वन बाय वन एक एक चीजों के बारे में, कन्वर्जन के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में, है ना। अच्छा, कितने लोग जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम? कितने लोग जानते हैं? कल ही मैंने पढ़ाया था। सर मैं हाँ, तो वर्क डन बराबर क्या होता है बेटा? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू, है ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, तो अभी इस पर भी हम लोग आएंगे, कंजर्वेशन को भी पढ़ेंगे, कन्वर्जन को भी पढ़ेंगे, और वर्क डन मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, तीनों को हम लोग एक तरीके से पढ़ लेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी की कहानी पर। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? हम लोगों ने डिस्कस किया। पोटेंशियल एनर्जी अगर इसकी डेफिनेशन लिखे जाए तो हाउ विल वी डिफाइन? तो इट इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, इट्स साइज और शेप और ओरिएंटेशन। ओके, वी कैन यूज दीस वर्ड्स। क्लियर है? एंड हम लोग अगर देखें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? दो तरीके की होती है। अगर पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ए शुभ शुक्ला, शुभ शुक्ला, यस सर। बेटा इधर ध्यान दो, कहाँ घर वालों से बात कर रहे हो? सर बात नहीं करे सर, वो था ना बार बार 111 को बोल रहा हूँ कि जाओ ले जाओ, नहीं जा रहा था। चलो चलो, बात किसकी कर रहे हैं बेटा? पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और कितने तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो तरीके का होगा। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, आपको पता है क्या? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, है ना, व्हेन इट इज प्लेस्ड एट सम पोजीशन अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना। देखो जैसे हमारे पास अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है? आपको ऊपर लेकर जाना है। तो ऊपर लेकर जाओगे तो आप क्या करोगे? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे बेटा, बोलो। और ये फोर्स किसके अगेंस्ट लगाना पड़ेगा मुझे? इसके ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि mg के अगेंस्ट, ठीक है। और mg के अगेंस्ट हम इस फोर्स की वजह से मैं इस ऑब्जेक्ट को कहां तक लेकर जा पा रहा हूं बेटा? किसी हाइट h तक लेकर जा रहा हूं। सो दिस हाइट h इज अटेन्ड जस्ट बिकॉज ऑफ वी हैव डन सम वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, सो this gravitational, this work done will be stored as a potential energy into the body। ठीक, तो हम कह सकते हैं the potential energy stored in the body is the work done against gravity। बोलो, कह सकते हैं ना? तो this work done against gravity can be written as F external और इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, है ना। अब F एक्सटर्नल की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? mg के बराबर होगी, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ F एक्सटर्नल दैट इज mg इनटू h। So this is called the potential energy stored in a body।
तो सिंपली हम कह सकते हैं क्या कि पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी में स्टोर हुआ वो क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन. दिस एक्सटर्नल फोर्स इज डूइंग सम वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी. ये है क्या आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स. और जब भी किसी फोर्स के अगेंस्ट काम किया जाएगा तो वर्क डन या तो पोटेंशियल एनर्जी या तो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा. और जब अगेंस्ट काम किया जाएगा तो 100% पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा. ठीक, और ये क्या है बेटा? एक्सटर्नल. बता दीजिए हाँ बोलो बेटा. सर, एक बार फिर से बता दीजिए. मैंने ये कहा कि तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट. है ना, किसी ऑब्जेक्ट को मुझे इस हाइट से इस हाइट तक ले जाने के लिए मुझे काम करना पड़ रहा है. मींस किसी एक्सटर्नल फोर्स को काम करना पड़ रहा है. तो मैं जो वर्क डन कर रहा हूं दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन एज अ पोटेंशियल एनर्जी. इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इन डिटेल. यस. समझ आ गई बात बेटा सभी लोगों को? यस सर. तो ये FEX की क्या है? सर ये आपने F एक्सटर्नल इंटू H कैसे लिखा? बेटा हमने क्या लिखा है यहाँ पर जरा ध्यान से देखो. वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाई एक्सटर्नल फोर्स. अब ठीक लग रहा है? यस सर. तो फोर्स कौन लग रहा है? एक्सटर्नल ही तो वर्क डन कर रहा है यहाँ पे. क्लियर है? और हमेशा याद रखना कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, है ना, तो हम कह सकते हैं एक लाइन ये भी लिख सकते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी is stored in any object when a work is done against any internal force by an external force. समझ आई बात? जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं हम यहाँ पे. द सेकंड एग्जांपल इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मींस, जैसे हम लोग अगर एक एग्जांपल लिए थे ना बो एंड एरो का, तो दिस इज इनिशियली, है ना, connected from these 2 points. This is a string or thread. Okay, it is in its normal situation. अब देखो इसको मुझे क्या करना हो, अगर स्ट्रेच करना हो तो स्ट्रेच करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ पर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा बताओ? तो ये जो फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको कौन लगा रहा है? कोई एक्सटर्नल फैक्टर लाइक मैं और या तुम. और इंटरनल फोर्स कौन हो गया? जो ये स्ट्रिंग लगा रहा है. स्ट्रिंग लगा रहा है क्या? फोर्स. कह रहा नहीं मैं स्ट्रेच नहीं होऊंगा. स्ट्रेच होने का ही तो अपोज कर रहा है बेटा वो. बट उसके ऑपोजिशन के बावजूद भी हमने एक फोर्स लगाया एक्सटर्नल, जिसकी वजह से ये क्या हो गया? स्ट्रेच हो गया. अब यहाँ पर जो आपने एरो लगा रखा है, जब आप इस एरो को छोड़ोगे तो ये स्ट्रेच स्टेट में क्या हो गया? इसके पास एनर्जी स्टोर हो गई. दिस एनर्जी इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो अगेन व्हाट वी कैन से, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स. सिंपल है ना बेटा? Yes. Similarly, we can take some more examples like spring. This spring is in unstressed state, means it is in its natural state. ठीक है, मतलब इसको हमने अभी स्ट्रेच नहीं किया है और इससे मास m हमने अटैच कर रखा है. Now when we will either stretch, जब आप इसे स्ट्रेच करोगे बेटा तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा. किसका फोर्स? स्प्रिंग का फोर्स. इसे क्या बोलेंगे बेटा? स्प्रिंग फोर्स, है ना. और स्ट्रेच कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो ना. कोई एक्सटर्नल एजेंट कर रहा होगा, बोलो भाई. Yes, sir. और जब सोचो इसको आप कॉम्प्रेस करते हो तो कॉम्प्रेस करते टाइम भी क्या होता है? आप किधर फोर्स लगाते हो? तब आप इधर फोर्स लगाते हैं.
लगाते हैं ना। और जब आप इधर फोर्स लगाते हैं तो आपको एक फोर्स इधर महसूस होता है, उस समय ये फोर्स क्या कहलाता है? स्प्रिंग फोर्स। समझ आ रही बात? So this is how we can say the potential energy in any object is stored just because of external work done, and these external works are done against the internal forces. इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। जब अगेंस्ट हम काम करेंगे तो वो क्या होगा? अपने नॉर्मल पोजीशन पे जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है, वहां से वो क्या होगा? शिफ्ट होगा, और इसी शिफ्टिंग की वजह से इसमें क्या हो जाता है? स्टोर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा सबको? यस सर, यस सर। Yes, sir. जी बताइए। सर आपने दो डायग्राम बनाए हैं सर, एक में हम लोग इसके अपोजिट साइड पर फोर्स लगा रहे हैं, सर हम पे एक फोर्स लगे वो टच नहीं होना चाह रहा। हाँ। दूसरी साइड आपने लिखा कि उसी की डायरेक्शन में, मतलब जहाँ पे वो नॉर्मल शेड में आता है वहाँ पे जब उसको कर रहे हैं तो भी हम लोग को फोर्स लगेगा। बेटा दिस इज कॉम्प्रेशन। इस नॉर्मल स्टेज से मुझे इसको इधर की तरफ से करना है ना। किसी स्प्रिंग को तुम जैसे नॉर्मल उसकी स्थिति है उससे कंप्रेस करोगे तो क्या तुम्हें एक्सटर्नल वर्क डन लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। यस सर। दिस इज द एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है। अब इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम इस पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा सा कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूड करते हैं, ठीक है। हमें ये समझ में आ गया कि भाई ये हमारा अगर अर्थ सरफेस है तो अर्थ सरफेस पर से इसकी हाइट कितनी है? अभी यहाँ पर 0 है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट h तक लेकर चले गए हैं तो इस हाइट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? अगर ये हाइट h है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनटू दिस बॉडी इज mgh। ओके। इन द थर्ड सिचुएशन, if I say there are two objects, one is at some height h1 and another is at some height h2. Okay, so these h1 and h2 heights, due to these h1 and h2 heights, which one have the greater potential, either A or B? Which one have a greater potential energy? So potential energy of B will be mgh2, while potential energy of A is mgh1. क्योंकि दोनों का मास इक्वल था तो जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सिंपली वी कैन से द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए। सिंपल है ना बेटा? Yes, sir. ओके। अब हमने ये समझ लिया क्या कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होती है। अभी हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने के बाद अब कहाँ जाएगी। कितना हमें क्लियर हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कैसे होती है। ओके, हाँ बोलो बेटा। पोटेंशियल एनर्जी मास पे डिपेंड करती है बेटा बिल्कुल डिपेंड करेगी। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप तुम्हें क्या दिख रहा है? mgh, है ना। तो अगर हम देखते हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। मतलब क्या हुआ? अब इसको हम समझ लेते हैं। पहली बात हमने कहा क्या कि वी हैव टू ऑब्जेक्ट, है ना, एट सेम हाइट्स। एक ये है और एक ये, ठीक। इसका मास है ma और इसका मास है क्या? mb। ओके, तो विद और क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? सेम हाइट पर है, यहाँ से h हाइट पर है और दोनों अर्थ सरफेस पर ही है ना। तो इनकी बताओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a विल बी लेस देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ b। व्हाई? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a हैज अ मास ऑफ ma gh और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B इज mb/gh। तो किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? जिसका मास ज्यादा होगा। बोलो बात समझ गए बेटा? यस सर। सिमिलरली तो ये कंपैरिजन देख लिया, ये कंपैरिजन हमने देख लिया। और लास्ट कंपैरिजन, अगर तुमसे कोई कहे क्या कि मान लो आप यहाँ पर हो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो अर्थ पर है, ठीक है। उसी ऑब्जेक्ट को तुम कहाँ लेकर चले गए? मून पर लेकर चले गए, ठीक है। Hey, is that visible? यस सर। The same object, मतलब इसी का नाम क्या है? इसका A ही नाम है, दोनों A नाम इसका भी, A नाम इसका भी। अब तुमने क्या किया? इस सेम ऑब्जेक्ट को मून पर लेकर गए और दोनों को हाइट जो दी वो क्या दी? सेम दी। ये भी h हाइट तक तुमने इसे ऊपर लिफ्ट किया और इसको भी h हाइट तक लिफ्ट किया। नाउ इफ आई आस्क
which one have greater potential energy? तो जो बॉडी क्या है, अर्थ पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी एट अर्थ, दैट विल बी mgh, while the potential energy stored at moon, that will be m, वहाँ पर g की वैल्यू कितनी होती है बेटा, g/6 और into h, so it is how much, 1/6 mgh। तो क्या होगा कि अर्थ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी 6 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मून। बोलो बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. So these conditions or these things can be discussed in the questions, basically numerical। तो वही मैंने बोला कंक्लूजन जो हमने यहाँ पर किया, तो द फर्स्ट कंक्लूजन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ग्राउंड इट हैज जीरो पोटेंशियल एनर्जी। द सेकंड कंक्लूजन इट इज एट सम हाइट इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी दैट इज नोन एज mgh। नाउ इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर मासेस आर, है ना, positioned at two different heights h1 and h2, in which h1 is less than h2, then definitely the energy possessed by one is less than the energy possessed by two. Similarly, if I observe potential energy is also directly proportional to mass, means if we are taking two masses of different values, है ना, at the same height, then in this situation the potential energy will be greater with greater mass। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ आ गई बात बेटा? चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मतलब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हाँ बोलो बेटा। Next, the thing is kinetic energy. Next, what we have to discuss about, that is kinetic energy. So the kinetic energy is what? जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आपको पता भी है kinetic energy क्या होता है। तो kinetic energy is the energy possessed by a body by virtue of its motion। किसकी वजह से भाई? उसके मोशन की वजह से होता है। ठीक है, अब एक बात मैं अगर तुमसे पूछूं बेटा, मोशन कितने तरीके का होता है? मोशन अगर देखा जाए तो दो तरीके का होता है जनरली, होने को बहुत तरीके का होता है बट फिलहाल जनरली एक होता है क्या, ट्रांसलेटरी मोशन। याद रखेंगे। हाँ बोलो बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो? एंड द सेकंड इज रोटेशनल मोशन। सुना होगा नाम इसका? जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो इस ऑब्जेक्ट को अगर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, आगे भी बढ़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर चल रहा है। अभी मैं इसको यहाँ पर छोड़ूंगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये एक पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके का आप रोल करके छोड़ दोगे तो क्या होगा, इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ आएगा ना बेटा? Yes, sir. Okay, so if it is at some position A, that will change its position. जब इसका पोजीशन चेंज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है बेटा? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। ए से वो कहाँ आ रहा है, बी पर आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? Yes, sir. तो इसी को क्या बोला जाता है कि जब ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाए उसी को बोला जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। समझ में आ रही है? तो दिस ट्रांसलेटरी मींस इट मस्ट हैव some velocity in this direction। जब हम मूव कर रहे हैं क्या होना चाहिए, उसके पास कुछ velocity होनी चाहिए। ठीक है, so if it has some velocity, its mass is m, so the kinetic energy possessed by, है ना, object due to its motion, due to its translation, that is actually half m v square। ठीक है, actually we are talking about this energy only, कि एक ऑब्जेक्ट जो दूसरी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है विदाउट रोटेशन। क्या बोलना बेटा? विदाउट रोटेशन, है ना। तो यहाँ पर फिलहाल तुम्हें ऑब्जेक्ट रोटेट होता हुआ भी दिख रहा है। डू यू नो अबाउट द रोटेशन? Yes, sir. इट इज एक्चुअली रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जस्ट सी, इट इज रोटेटिंग समथिंग लाइक दिस। यस और नो? Yes, sir. Yes. Okay, so if the body is rotating, so it will have some kind of kinetic energy as well। कुछ और kinetic energy होगी, उसकी वैल्यू जो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है।
है ना। अब तुम कहोगे सर ये क्या है, तो इसलिए इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि यस द काइनेटिक एनर्जी आल्सो हैज टू टाइप्स, दैट इज व्हाट, ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हमें डिस्कस करना होता है। हमें किसके बारे में डिस्कस करना होता है बेटा, द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स ट्रांसलेशन। एक जगह से जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, दूसरी जगह पर मूवमेंट करता है, तो ऐसे एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा, translatory energy, translatory kinetic energy. So this is written here. The kinetic energy is a form of energy that an object or a particle has by reason. Reason की जगह हम लोग यहाँ पर word इस्तेमाल करते हैं क्या, by virtue भी इस्तेमाल करते हैं of its motion. If the work which transfer energy is done on an object by applying a net force, the object speeds up and thereby gains some kinetic energy. This is a very important line which is written over here. That is कि जब हम किसी भी बॉडी पर क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं, अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। क्या यहाँ पर भी वर्क डन हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्क डन। मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वर्क डन करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी कर देता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन by external force। ठीक है। नाउ यहाँ पर मैंने कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया अगेंस्ट। यहाँ पर किसी फोर्स के अगेंस्ट काम नहीं करना है। सिंपली अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर दिया है ना, सिंपल, किसी के अगेंस्ट नहीं, सिंपल ऐसे अप्लाई कर दिया है, तो क्या करने लगेगा, अपना पोजीशन क्या कर लेगा, बदल देगा। जैसे अगर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, जिसका मास m है 2 kg, इस पर सोचो अगर मैं 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दूं, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? ये से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सही से नहीं आ रहा। तो पहले बताना चाहिए ना बेटा। ये सिर्फ ठीक है, खराब हो गई, फिर से हो गया, तो फिर से वैसे ही होगा। सब वाइब्रेटरी साउंड आ रहा है थोड़ा। हेलो, सर अब आ रही है। तो वाइब्रेट कर रहा है बिल्कुल। एक सेकंड, कुछ बोलना नहीं बेटा, ठीक है तुम लोग। Yes, हेलो, ये सर अब नहीं आ रही। दिस इज नॉर्मल नाउ, हां। हेलो, सर धीरे है। धीरे आ रही है। हेलो, तो कर ली। अरे वो तो इको तो लो, अब सही आ रही है। यस सर। यस सर फिर हो गई तब है। फिर से आने लगा वाइब्रेटरी साउंड। Just wait a second. Not. It's fine. अब ठीक है बेटा? यस यस हाँ, यस सर। बस मेरे एक स्क्रीन को जो है, तो फिर एको होना। अरे सर समझ नहीं आ रहा। अभी सही नहीं आ रहा। यस सर। यस सर अब आ रही है फिर से। हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है। यस यस सर। सर। यस सर। ओके फाइन, चलो। तो अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की। तो मैंने बोला कि बता इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। सर 40। बहुत मार्क हो गया, एक्सेलरेशन 40 हो जाएगा। न्यूटन का थोड़ा क्या कहता है, 10 F is equals to m into a होता है बेटा। तो that is F upon m, यानी कि 20 upon 2।
तो यानी कि क्या करने लगेगा, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करने लगेगा, है ना बेटा? इट विल हैव सम एक्सेलरेशन। तो अगर बॉडी रेस्ट में थी इनिशियली, तो ये रेस्ट से क्या करने लगेगी, मोशन करने लगेगी, और कंटिन्यूअस की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। बोलो भाई, समझ में आ रही है बात? यस तो ड्यू टू दिस मोशन, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स, body will have some velocity, and due to this velocity we can say the object is in motion, and the motion is the property of having kinetic energy. Okay, body के पास क्या हो गया, kinetic energy हो गया। तो let's calculate the formula for the kinetic energy, है ना? हम लोग किसको कैलकुलेट करना है बेटा, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। ओके, देखते हैं फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी की। जब हम बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में कब एक्वायर होती है, तो देखो सपोज यहां पर बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं assumptions ले रहा हूं। if a body initially का मतलब at t is equals to 0 is in the rest, its initial velocity is 0, ठीक है? it has a mass m, body के पास मास कितना है, m, it is initially at rest। okay, now how will you bring this object in motion? by applying force. By applying force. So we have applied a force named F on the object. Okay, so whenever we will apply a force on the object, due to this force the body will accelerate. Okay, the body will accelerate, and the acceleration of the body will be, कितना होगा acceleration of the body? नहीं F by m. F is equals to m into a, so the acceleration must be F upon, this is equation number 1, ठीक है? Now due to this acceleration the body will move forward, okay, and at some point suppose it has some velocity v, इसके पास velocity हो जाएगी, and there is a displacement s, okay? So this velocity v, if the body has a velocity v, it has a mass m, so definitely it must have a kinetic energy half mv square, and this we have to derive। okay, तो हमें ये लेकर आना है, ठीक है भाई? हम लोगों ने कहा क्या कि फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m into a हो जाएगी, और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मुझे निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। वी नो दैट, हमें क्या पता है भाई कि ये काइनेटिक एनर्जी आई क्यों, वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी, है ना, possessed by this object is just because of work done by this applied force। कह सकते हैं ना, work done by applied force। So what must be the work done? F into s, और cos 0 तो हो गए क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, that is F into s। Clear है? This is the equation number 3। We know that F is equals to m into a, तो F पे यहाँ क्या लिखा जा सकता है, m into a into s लिखा जा सकता है। एक और चीज किया जा सकता है बेटा, है ना, कि s की जो वैल्यू है, क्या इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी में v, डिस्प्लेसमेंट s और एक्सेलरेशन a मिल गया, तो s इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है बेटा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a फ्रॉम इक्वेशन 3। यस ठीक है, तो वी कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस equation, or we can say s is equals to v square upon 2a only. Why? Because initial velocity is 0. This is the fourth equation. Okay, from equation 3rd and 4th, the kinetic energy possessed by the body is m, a की जगह a हो गया, और into s की जगह क्या हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर अपॉन 2a। a से a कट गया, ये कितना आ गया, हाफ m v स्क्वायर। ओके, समझ आ गया? तो सिंपली हम कह सकते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी इज
possessed by a body just because of motion, and the body will be in motion, or we can bring a body in motion by applying force on the object. ठीक है, जब हम उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा बेटा, मोशन में आ जाएगा, और उसी फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा उससे कैलकुलेट करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज फॉर काइनेटिक एनर्जी. सो सिंपली फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv². राइट हो गया. ठीक. अब देखो यहाँ पर हम लोगों से अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, होता क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो हम लोग अभी तक इतना समझ में आ गया है किसी भी बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है या पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज़ ऑफ वर्क डन, है ना. तो हम कह सकते हैं क्या कि वर्क डन, है ना, ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज equal to change in kinetic energy, or we can say kinetic energy final minus kinetic energy initial. ठीक है, this is what statement for work power energy. याद रखेंगे इसको for kinetic energy, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं W is equal to half mv² minus half mu². ठीक है, v is the final velocity और u is the initial velocity. बोलो बात समझ गए? This is equation 1. Similarly हम कह सकते हैं क्या वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज वेल. कैसे होगा, जैसे हमने देखा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 0 था. इस पर जब हमने वर्क डन किया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgh हो गया ना. तो वर्क डन किसके बराबर आया था, W is equal to mgh ही तो आया था. बोलो. तो दिस इज व्हाट mgh minus 0 आया कैसे था, तो हमें समझ में आ गया. तो दिस इज व्हाट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल. ठीक है, दिस इज अगेन इक्वल्स टू वर्क डन, और वी कैन से दिस इक्वेशन आल्सो कैन बी रिटन एज W is equal to mg h2 minus h1. लिख सकते हैं ना ये बात. Yes, sir. तो ये देखो ये दूसरा इक्वेशन हो गया और ये पहला इक्वेशन हो गया. दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो कभी भी ध्यान देना कि वर्क डन जो निकालना होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा. समझ गए बात बेटा? सर ये थ्योरम पोटेंशियल पे भी लागू होता है. बिल्कुल लागू होता है. इवन ये थ्योरम अप्लाई होता है टोटल एनर्जी पे भी, बट फिलहाल दोनों को डिस्कस करना है. तुम्हारे बुक में पोटेंशियल कहानी नहीं दिया गया है. ठीक है, ये सर काइनेटिक है, केवल काइनेटिक दिया गया है. बट तुम लोग क्या करोगे, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों लिख लो क्योंकि न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ सकती है. ठीक, ओके. लागू क्यों नहीं हो रहा है बेटा, यहाँ पर अप्लाई तो होता है. वर्क डन इक्वल्स टू mgh कैसे आया था, है ना. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू ये भी है. अब दोनों वर्क डन जो बराबर अगर हैं तो क्या हम लोग यहाँ से जरा देखें कि मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया जो कि किसी हाइट h पर है, कहाँ से, ग्राउंड से. This is height h. So what we can say about this object having mass m? It has a potential energy how much? mgh. And what do you say about its kinetic energy initially? 0. बोलो. यस हमने इसमें क्या करा दिया, फ्री फॉल करा दिया. जब इसका फ्री फॉल कराओगे तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आते हुए क्या होगा, अलग अलग पॉइंट्स हम ले लेते हैं. पॉइंट ए मान लेते हैं, एक पॉइंट बी मान लेते हैं, एक पॉइंट सी मान लेते हैं. पॉइंट ए पर जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, mg. टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0. तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, mgh. तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, एंड अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो दैट इज mgh. We can just write equation number 1.
Suppose the object has fallen by a distance x. X distance को नीचे fall होता है. So what must be the height from the ground? H minus x. H minus x. Okay. And as this object will fall down, it will gain some kinetic energy or not? Yes, sir. Okay. So it gains some kinetic energy just because of it moving downward. ठीक है. और obviously बात है तो force लग रहा है तभी तो ये नीचे आ रहा है. कौन सा force लग रहा है? mg लग रहा है बेटा? Yes, sir. Now, at point B अगर हम बात करें, तो what must be the potential energy? mg h minus x. हाँ. Potential energy must be mg h minus x हो जाएगा. और we can just write this mg h minus mg s. ठीक है? This is equation number first मान सकते हो, इसको 1 मानो. ठीक है, this is 1 or this is first. Similarly, if we want to find out the kinetic energy, then what will we write? Half m v square. V का मतलब क्या? Velocity acquired by this object at this position. कितनी velocity इसने gain कर ली होगी बेटा? है ना? तो velocity कितनी gain करी होगी जरा निकाल सकते हो? कैसे? Third equation. V square equals plus 2as. तो v की वैल्यू 0 थी. तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 2gx. s मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ x और किस एक्सेलरेशन से बेटा g एक्सेलरेशन से. बोलो बात समझ गए? Yes, sir. Root 2gx. हाँ मतलब v स्क्वायर ने ऐसे कर दिया. अब v स्क्वायर को मैं उठा के v स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं, what will you get the kinetic energy at point b? That is half mgx. 2gx, or we can say mgx. This is the equation number second मान लिया जाए. ठीक है, बच्चों हो गया. बस इसी को हम कंप्लीट करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे किसको? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को. mgh. That is mgh minus mgx और प्लस mgx. ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? mgh. This is equation number 2. Okay? And when will we calculate at point C? C पर कैलकुलेट करो. तो C पॉइंट Potential 0. हाँ. पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0. And what about kinetic energy? That is Half mv square. mv square. But ये जो v square है कितना होगा? थर्ड इक्वेशन से v square equals to 2gh आ जाएगा बेटा. बोलो. Yes, sir. जैसे यहाँ पर तुमने निकाला ना v square to gx, तो अब कितना फॉल हो चुका है? x फॉल हो चुका है, h फॉल हो चुका है. तो इसी को अगर हम यहाँ रख देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mgh. into 2gh. 2 से 2 cancel out हो गया, that is mgh. Okay, so now the total energy at point C, what will you get? mgh plus 0. So that is mgh. So this is the equation number 3. ठीक है? तो from equation first, second and third, what we are getting? First, है ना? From this equation, from this equation, yeah, total energy. Or from this equation, what we are getting? Same energy. हाँ, total energy at point A बराबर total energy at point B बराबर total energy at point C. मतलब energy is conserved. ठीक है? Energy आपको क्या बेटा? Conserved. समझ गए? सर एक समरी दे दीजिए पूरे की. क्या बेटा? सर एक समरी दे दीजिए पूरे की. मैं यही कह रहा हूँ कि देखो A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर अगर हम तीनों जगह हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट पोटेंशियल एनर्जी इज mgh ओनली. मतलब जितना आपने इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कराया था, throughout the motion this energy is conserved. This is not going to change. Means at every point you will get the same energy. Okay, just
टेक अ वेरी वेरी सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। सिंपल एग्जांपल, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर है, अभी थोड़ी देर के लिए, ओके। सो इट हैज अ मास ऑफ 10 kg एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 होती है। तो एट दिस पॉइंट व्हाट एनर्जी इज पॉसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट? mgh टोटल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बेटा मेरा कंप्यूटर चैनल लाइट कटने वाली है। पोटेंशियल एनर्जी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh, और वेलोसिटी क्या हो गया, 0, mgh प्लस 0। तो टोटल अगर कैलकुलेट करोगे आप पोटेंशियल तो कितना आएगा बताओ? 2000 दैट इज m 10 हो गया, g 10 हो गया, और ये क्या हो गया 20, दैट इज 2000 जूल। तो इस पॉइंट पर अगर इसके पास 2000 जूल है, तो इस पूरे मोशन में हर एक जगह पर इसकी एनर्जी कितनी होगी, 2000 जूल। मतलब जब यहाँ पर पहुंचेगा तब भी कितनी होगी उसके पास टोटल एनर्जी, 2000 जूल। अब मुझे व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट एंड काइनेटिक एनर्जी एट दैट पोजीशन, दैट इज इक्वल टू 2000, ये होगा। बट इट हैज जीरो हाइट, तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, half mv और v square, that is 2000. So we can easily calculate that is v square is equals to 400. So v has a value that is under 400, or we can 20 meter per second. So this is how we can use this law of conservation of energy. Okay? yes sir So I think we have discussed about the conservation of energy. Okay, work energy theorem, formula for kinetic energy, and kinetic energy is what is the kinetic energy? Off कर दो, हाँ बस off, fan भी off, ठीक है। And conclusion about the potential energy के types हमने डिस्कस कर लिए, और इसके बाद हमने क्या डिस्कस कर लिया बेटा, सिंपल मैकेनिकल एनर्जी किस टाइप का होता है, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था वो कंप्लीट होता हुआ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्लास यानी कि अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेटा, सैटरडे को हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक ही न्यूमेरिकल को दो मेथड से कर सकते हैं, तो इसलिए मेथड्स भी आपको समझना होगा। ओके ओके, देन सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बट मुझे अटेंडेंस ले लेने दो, एक सेकंड सोचो, जस्ट लेट मी मार्क द अटेंडेंस। समृद्धि रस्तु होगी, ठीक है बेटा। सर हाँ सर एक पॉइंट सुनिए सर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सब प्रोवाइडेड टू द बॉडी एट द ग्राउंड सो एज टू रीच अ हाइट h above the ground must be equal to the potential energy of the body at that height। हाँ बिल्कुल सही बात। क्या मतलब सर? अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से अगर ड्रॉप करेंगे तो जितनी एनर्जी उसका पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसके पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यस सर। तो उसी तरीके से जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी उसे देकर भेजेंगे वही पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट क्लास इन डिटेल एज वेल, ठीक है क्या? यस। हाँ जल्दी से क्लास को ओवर कर दो बेटा, जल्दी से मेरा सारा लैपटॉप और सिस्टम सब स्विच ऑफ हो गया। ओके अनुष्का,
तो तुमने क्वेश्चन लगाया है आज? ओके, तुम्हारी क्लास ही चलती रहती है। तुम्हारा कैमरा दिख रहा है बेटा, मैं कैमरा ऑफ करूं? लाइट है नहीं, देर से लाइट नहीं है। ओके, तो इससे रिलेटेड जो भी सवाल है मैंने सवाल पूछे बता दूं तुम्हें, ठीक है? यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पर सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड यू विल ट्राई ऑल ऑफ दिस टुडे, फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब हैज सरफेस एरिया 64 millimeter square. The filament can be considered as a black body of temperature 25. हैं? मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है।